हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा को क्या क्या ब्रोंकियल अस्थमा भी बोलते हैं इसको, ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा अटैक भी बोलते हैं इसको। इससे क्या है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, जो लॉन्ग टर्म पे अपने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज जो लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करती है, इसी के साथ में ये ब्रोंकस को भी क्या है कि नैरो कर देती है। तो उसी से क्या है कि इन्फ्लामेशन के कारण ही इसी के जो ब्रोंकस है उसको नैरो कर देती है। जैसे ब्रोंकस है उसको ये नैरो कर देगी, ब्रोंकस की जो एयरवे है उसको ये क्या है कि नैरो कर देगी। इन्फ्लामेशन होकर जो ये नैरो हो जाएगी, इसी से क्या है कि सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसी के अलावा अस्थमा अटैक इसी से होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसी से ही अपने जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, तो इसी से रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम आने के कारण इसी से ब्रोंकियल अस्थमा होता है। बात करते हैं इसके साइन सिम्टम की। विजनिंग मतलब इसको सांस लेने में बहुत, मतलब जैसे सांस लेगा तो एकदम साउंड जैसी आवाज़ आएगी, सांस लेने में बहुत तेज तेज साउंड जैसी आवाज़ आएगी। का जो इसमें क्या है कि जो खांसी चलती है वो अधिकतर नाइट में, ठंडे मौसम में सबसे ज़्यादा खांसी चलती है। और इसी के साथ में ये जब ये है तो इसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, तो उसी में तो ये अधिकतर नाइट में इसको देखने को मिलेगी। खांसी नाइट में अधिकतर देखने को मिलेगी। इसी के अलावा ट्रेकिकार्डिया जो क्या है कि पल्स इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आएगी तो अधिकतर अपने हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी, तो इसी कारण इसका ट्रेकिकार्डिया होएगा। पेलपन और स्किन, मतलब इसका जो स्किन कई बार सांस लेने में दिक्कत आने, मतलब जो स्किन के प्रॉपर एयरवे या ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण स्किन का जो पीलापन पड़ जाता है, या फिर स्किन ड्राई होने लग जाती है। इसको क्या है उसी कारण से ये है अस्थमेटिक अटैक। अगर जब ब्रोंकस अगर ब्रोंकस नैरो होगी तो इसमें क्या है अटैक, मतलब अधिकतर ब्रोंकल अटैक आने का सबसे ज्यादा चांस रहेगा। डिफिकल्ट एयरवे, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग जो सांस लेने में, ब्रीथ लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें क्या है कि सांस लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जब अस्थमेटिक अटैक आएगा तो सांस लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसी से कई कारण से इसी कई बार इसमें पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। कॉज की बात करते हैं इसकी कि किस कारण फैलता है, इसके कारण की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होगा वो जेनेटिक फैक्टर मतलब एक अनुवांशिक मतलब होने के कारण, या परिवार में किसी को पहले अस्थमा रह चुका हो, उसी से भी कई बार क्या अस्थमेटिक होने का कारण रहता है। क्योंकि अस्थमा का क्या कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, पर अस्थमा को कम किया जा सकता है दवाई देके। इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, पर अस्थमा को दवाई देके कम किया जा सकता है। दूसरा बात करते हैं तो एलर्जी। अगर किसी भी प्रकार, किसी भी डस्ट से, किसी से भी एलर्जी हो, या किसी भी कारण से एलर्जी हो, तो उसी से भी अस्थमा होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। इसी के साथ में तंबाकू, कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है तो, या खैनी खाता है, तो उसी से भी क्या है कि अस्थमा होने का सबसे ज्यादा चांस है। तो इसी का ये चांस रहेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो इन्वायरमेंट फैक्टर है, मतलब अगर वातावरण में किसी प्रकार, जैसे फैक्ट्री में काम कर रहा, वहाँ धुआं हो, या कहीं काम कर रहा उसमें अधिकतर किसी भी कारण से उसको एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, किसी से प्रकार से एलर्जी हो, तो उससे भी अस्थमेटिक अटैक आने का या अस्थमा होने का सबसे ज्यादा चांस रहेगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या कोई दूसरी जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज हो, उससे भी अस्थमा होने का सबसे ज्यादा चांस रहेगा। अब बात करते हैं अपन डायग्नोज की। डायग्नोज में क्या है कि इसके सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में क्या है कि इसका कोई मेडिसिन तो नहीं चल रहा। सबसे बड़ी बात है कि कोई रेस्पिरेटरी या किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही, उसी से अस्थमेटिक अटैक तो नहीं है। इसी के बाद में स्पायरोमेट्री, अधिकतर डॉक्टर क्या है कि स्पायरोमेट्री जो है, स्पायरोमेट्री से ही इसमें क्या है कि सांस या ब्रीदिंग चेक करने में सबसे ज्यादा स्पायरोमेट्री टेस्ट किया जाता है। उसी से भी क्या अस्थमा का पता लग जाता है। इसी के बाद में चेस्ट एक्सरे से भी क्या है कि उसी से अस्थमेटिक का पता चल जाएगा। उसी के बाद में क्या है कि सीटी, एमआरआई, अलग अलग टेस्ट और भी करा सकते हैं, या ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट या
ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या है कि सबसे बड़ी बात है, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी में कौन सी आएगी, तो जैसे एस्पिरिन, एस्पिरिन हो गई, या फिर आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनिक सोडियम, फेनिक सोडियम। इसी से क्या है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। अब बात करते हैं दूसरी, जो अगर ब्रोंकस क्या है कि नैरो हो रहा है, जो ब्रोंकस सिकुड़ता जा रहा है, तो उसी से क्या है कि ब्रोंकोडायलेटर, सेकंड जो मेडिसिन आएगी वो ब्रोंकोडायलेटर, डायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर में कौन सी आएगी, जैसे साल्बुटामॉल, साल्बुटामॉल। इसी के अलावा अधिकतर वो और मेडिसिन है वो भी है। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की, यानी इसका रोकथाम कैसे करें। इसका कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं, पर इसका कम किया जा सकता है। तो रोकथाम कैसे करें, अगर किसी को किसी डस्ट से एलर्जी है या किसी प्रकार की एलर्जी, तो उसी से पहले उसका पता लगा के उसी से उसको दूर रखना। या कोई गैस चूल्हे पे या चूल्हे पे जैसे धुआंधार या लकड़ी वाले चूल्हे पे काम कर रही है कोई सी महिला, या तो उसी को क्या है कि वहां से उसका चेक करके अलग से, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है तो उसको वहां से रोका जा सकता है। इसी के अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो उसी को भी कम किया जा सकता है। इसी से ये है क्या, उसका पता चल जाए।